Today we are discussing Newton's third law of motion. तो जैसे आपको पता है हम न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पढ़ रहे हैं डायनामिक्स, और डायनामिक्स में पता है आपको कि डायनामिक्स वो ब्रांच है मैकेनिक्स का जो लॉज ऑफ मोशन से डील करता है, फोर्स से डील करता है। और आपको पता है जब मैंने न्यूटन का फर्स्ट लॉ पढ़ाया है तो इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बता दिया है कि न्यूटन के तीनों लॉ जो है ये एक्चुअली फोर्स के बारे में आए हैं। जैसे आपने देखा कि न्यूटन के फर्स्ट लॉ ने हमें फोर्स को डिफाइन करने में मदद किया है, और न्यूटन का सेकंड लॉ जो हमने कंक्लूड किया है तो उसने हमने वहां से हमें फोर्स को मापने का पता चला कि फोर्स को हम कैसे मापेंगे, ठीक है ना, बाय टेकिंग द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन, ठीक है ना, या फोर्स के जो यूनिट्स है उनको हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो उस बारे में हमें मदद किया है न्यूटन के सेकंड लॉ ने। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ जहां हमें फोर्स को डिफाइन करने में मदद करता है, न्यूटन का सेकंड लॉ जहां हमें फोर्स को मापने का तरीका बताता है, उसके यूनिट्स को डिफाइन करने का तरीका बताता है, तो ये जो न्यूटन का थर्ड लॉ है तो ये भी बेसिकली फोर्स के बारे में है, और फोर्स का एक अहम कैरेक्टर, ठीक है ना, फोर्स का नेचर कैसा होता है, जो रियल लाइफ में फोर्सेस हम देखते हैं उनका नेचर कैसा होता है, तो उस नेचर के बारे में हमें एक्चुअली जानकारी देता है न्यूटन का थर्ड लॉ। तो यही बात आज हम देखने की कोशिश करेंगे कि न्यूटन का थर्ड लॉ क्या बात बताता है और इससे हमें क्या पता चलता है नेचर ऑफ फोर्स के बारे में। ओके, तो न्यूटन का जो थर्ड लॉ है, आप बहुत सारे लोग इसका डेफिनेशन जानते होंगे, ठीक है ना, क्योंकि आपने 9th में ये आया है, ठीक है, न्यूटन के लॉज आए हैं, तो वहां से आपको थोड़ा डेफिनेशन पता चला होगा कि न्यूटन का थर्ड लॉ क्या बताता है। हो सकता है जो मैंने यहाँ चीज लिखा है, ठीक है ना, आप थोड़ा ये बताते होंगे कि हमने थोड़े डिफरेंट तरीके से इस चीज को देखा है, दैट टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, या एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑलवेज इन अपोजिट डायरेक्शन, एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज जस्ट लाइक दैट वगैरह, ठीक है ना। लेकिन हम उसी डेफिनेशन पर पहुंच जाएंगे, लेकिन हकीकत हाल जो है वो जो डेफिनेशन निकली है वो बेसिकली इस चीज से निकली है जो मैं आपको बता रहा हूं। ये चीज क्या है जरा देखिए। बेसिकली क्या होता है कि कोई भी बॉडी जो होता है उसका अपना सराउंडिंग होता है, ठीक, जैसे मैं हूं तो मेरा सराउंडिंग, मेरे बगैर इस यूनिवर्स में जो भी चीज है वो मेरी सराउंडिंग है। जैसे ये दीवारें मेरी सराउंडिंग है, ये बोर्ड मेरा सराउंडिंग है, यहाँ पर एक चेयर है वो मेरी सराउंडिंग है, एक बॉक्स है वो मेरी सराउंडिंग है, ये फैन है ये मेरी सराउंडिंग है, जस्ट लाइक दैट। सिमिलरली अगर मैं ये पेन ले लूं, इस पेन का सराउंडिंग कौन है, इस पेन के बगैर जो भी चीज यूनिवर्स में वो उसका सराउंडिंग है, जस्ट लाइक दैट, ठीक है ना। ओके, तो मैंने जो चीज लिखी है, मैंने जो स्टेटमेंट ऊपर लिखी है, जरा इसको आप देख लीजिए। फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी, किसी भी बॉडी पर जो फोर्स आता है, चलो मेरे हाथ पर फोर्स आ गया, जस्ट लाइक दैट, देखिए कब आ गया, कब आ गया, ये देखिए ऐसा ऐसा करने से जनरली फोर्स नहीं, ये देखिए कब आ गया मेरे हाथ पर फोर्स, ठीक, किसी भी बॉडी पर जो फोर्स आता है, ठीक, कब आता है। फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी ऑरिजिनेट इन अदर बॉडीज दैट मेक अप इट सराउंडिंग। तो किसी भी बॉडी पर जो फोर्स आता है ना, वो आता है उन बॉडीज में से, किसी भी बॉडी से जो उसकी सराउंडिंग्स बनाती है। यानी शॉर्टकट में किसी भी बॉडी पर जो फोर्स आता है वो सराउंडिंग में जो इसकी बॉडी से, वहीं से आता है किसी बॉडी से। तो इसका मतलब है, लेट मी सपोज ये मेरा हाथ है, लेट मी सपोज मेरे हाथ के बगैर इस यूनिवर्स में कुछ भी नहीं है। अब मेरे हाथ पर फोर्स आना है, कैसे आएगा, क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं मेरे हाथ पर फोर्स आ गया, लेट मी सपोज यहां पर ये दीवार है, अगर ये दीवार है, मैं दीवार से ऐसे टकराऊंगा अपने हाथ को, तो डेफिनेटली मैं बोलूंगा मेरा हाथ जख्मी हो गया, मेरे हाथ पर फोर्स आ गया। लेकिन आ गया कहां से, दीवार से आ गया, जब इंटरेक्शन हो गया मेरे हाथ का दीवार के साथ, जब इंटरेक्शन हो गया मेरे हाथ का सराउंडिंग के साथ, तो अगर कोई सराउंडिंग है ही नहीं दुनिया में मेरे हाथ के बगैर, तो मेरे हाथ पर कहां से फोर्स आएगा, सीधी बात। तो यही इंपॉर्टेंट मैसेज देता है न्यूटन का थर्ड लॉ कि फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी, किसी भी बॉडी पर जब भी कहीं फोर्स आएगा, आपको बताया गया है किसी बॉडी पर फोर्स आ गया, दैट फोर्स डेफिनेटली ओरिजिनेट्स फ्रॉम अदर बॉडीज व्हिच मेक अप इट्स सराउंडिंग, जो उसका सराउंडिंग बनाता है। तो सीधी बात है, अगर आपके हाथ में, मैं कहता हूं मेरे हाथ पर फोर्स आ गया, तो आप सोचते होंगे सर आपके हाथ पर फोर्स आ गया, वो तो आ गया होगा किसी और बॉडी से जो उसका सराउंडिंग बनाता है। तो डेफिनेटली जब किसी बॉडी पर फोर्स आता है तो उसकी किसी सराउंडिंग बॉडी से आता है। तो मैं कहता हूं, ये देखिए आप, ये दीवार है, ये मेरे हाथ की सराउंडिंग है, मेरे हाथ की सराउंडिंग दीवार है, दीवार की सराउंडिंग मेरा हाथ है। तो मैं बोलता हूं ऐसा करने से कि मेरे हाथ पर फोर्स आ गया, तो डेफिनेटली दीवार से आ गया। अब दीवार भी बताता है कि मेरे पर फोर्स आ गया, तो मेरे हाथ से आ गया। तो इसका मतलब है जब किसी बॉडी पर सराउंडिंग में कोई बॉडी है वहां से फोर्स आता है,
तो डेफिनेटली जब भी फोर्स का जिक्र आएगा तो दो फोर्सेस का जिक्र आएगा, क्योंकि एक बॉडी पर उसकी एनवायरमेंट में कोई बॉडी है वहां से फोर्स आता है। तो जब आपकी किसी बॉडी पर एनवायरमेंट में जो बॉडी है वहां से फोर्स आता है, तो डेफिनेटली दो बॉडीज का है आपस में डेफिनेटली इंटरेक्शन हो गया। जब एक बॉडी पर फोर्स आता है तो डेफिनेटली उसका इंटरेक्शन हो गया होगा किसी ऐसी बॉडी के साथ जो उसका एनवायरमेंट बनाता है। सो दैट इज डेफिनेटली कि जब भी फोर्स का जिक्र आता है तो एक और फोर्स का जिक्र आता है। जैसे मैं कहता हूं मेरे हाथ पर फोर्स आ गया, कहां से आ गया? एनवायरमेंट में किसी बॉडी से, जैसे दीवार से आ गया, तो दीवार भी बोलता है कि मेरे पर भी फोर्स आ गया अपने एनवायरमेंट यानी हाथ से। तो यही बात बताता है ये स्टेटमेंट, फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी ओरिजिनेट इन अदर बॉडीज दैट मेक अप इट्स एनवायरमेंट। अब यही से पता चला है, यही स्टेटमेंट अब हमें यहां पर लाती है उस डेफिनेशन पर जो आपने लिखी होगी। तो एवरी एक्शन, to every action there is always equal this is very important, there is always equal and opposite reaction। यानी क्या? तो ये जो ऊपर हमने स्टेटमेंट दे दी, ये वाली स्टेटमेंट, इसका नतीजा ये है कि जब भी आप कोई एक्शन करते हैं, एक्शन का मतलब है फोर्स लगाते हैं, तो किस पर फोर्स लगाएंगे? डेफिनेटली किसी बॉडी पर जो वहां सराउंडिंग बनाता होगा। तो एक्शन का मतलब है जब आप एक तरफ से, मतलब मैंने दीवार पर फोर्स लगा दिया, ठीक, डेफिनेटली जब मैंने दीवार पर फोर्स लगा दिया तो दीवार पर फोर्स आ गया और मेरे हाथ पर भी फोर्स आ गया। अब इन दो फोर्सेस में से एक को हम एक्शन बोलते हैं, दूसरे को रिएक्शन बोलते हैं। मेरे हाथ से जो फोर्स आ गया दीवार पर वो एक्शन, और दीवार ने जो मेरे हाथ पर फोर्स लगा दिया रिएक्शन। आपकी मर्जी है, आप यहां से जो फोर्स आ गया उसको एक्शन बोलिए और वहां से जो फोर्स आ गया रिएक्शन बोलिए, या वहां से जो फोर्स आ गया उसी को एक्शन बोलिए, यहां से जो फोर्स गया उसको रिएक्शन, ये आपकी मर्जी है। तो डेफिनेटली दो फोर्स का जिक्र आएगा, ठीक। अच्छा, तो एवरी एक्शन यानी जब भी आप एक्शन करेंगे, जब भी आप किसी बॉडी पर फोर्स लगा देंगे, लेट मी सपोज मैंने दीवार पर फोर्स लगा दिया, 10 न्यूटन का फोर्स लगा दिया से टुवर्ड्स ईस्ट है। अब ये लाह कहता है कि अगर आपने दीवार पर 10 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, अब दीवार भी आपके हाथ पर 10 न्यूटन का फोर्स लगाएगी। दैट इज ये जो इक्वल टर्म आ गई, टू एवरी एक्शन, जो भी आप फोर्स लगाएंगे किसी बॉडी पर, वो बॉडी भी आपके हाथ पर उतना ही फोर्स लगाती है वापस, जस्ट लाइक दैट। ये जो दो फोर्सेस यहां पर आते हैं ये मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट होते हैं। अगर आपने दीवार पर ईस्ट की जानिब फोर्स लगा दिया, दीवार आपके हाथ पर वेस्ट की जानिब फोर्स लगा दिया। आपने अगर नॉर्थ की जानिब फोर्स लगा दिया, आपके हाथ पर दीवार साउथ की जानिब फोर्स लगाएगा, जस्ट लाइक दैट, ठीक है ना। तो मतलब कि जब भी हम किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं तो वो बॉडी भी हम पर फोर्स लगाती है। इन दो फोर्सेस में से एक एक्शन और दूसरा रिएक्शन। अब ये जो दो फोर्सेस इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि डेफिनेटली जब भी फोर्स का जिक्र आएगा अकेला फोर्स नहीं होगा, क्योंकि जब आपने किसी बॉडी पर फोर्स लगाया तो वो बॉडी भी आप पर फोर्स लगाएगी। अब इन दो फोर्सेस में एक एक्शन है, वो दूसरा रिएक्शन है। अब इस एक्शन और रिएक्शन का क्या नेचर है? ये एक्शन और रिएक्शन मैग्नीट्यूड में तो बराबर होती है। यानी आपने 10 न्यूटन लगाया दीवार पर, दीवार भी आप पर 10 न्यूटन लगाएगी। आपने दीवार पर लगाया 50 न्यूटन, दीवार भी आप पर 50 न्यूटन लगाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब है ये एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस जो होते हैं ये मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं लेकिन डायरेक्शन में ये अपोजिट होते हैं। यानी अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट पर, किसी दीवार पर नॉर्थ की जानिब फोर्स लगा दिया तो वो जो रिएक्शन फोर्स आएगा वो बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, यानी साउथ की जानिब, जस्ट लाइक दैट। और यही बात बताता है न्यूटन का थर्ड लॉ, अपनी स्टेटमेंट है जो आपने देखी होगी। तो एवरी एक्शन, हर कोई एक्शन जब आप करेंगे, हर कोई फोर्स जो किसी बॉडी पर आप लगाएंगे, देयर इज ऑलवेज, नॉट समटाइम्स, ऑलवेज, देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यानी आपने फोर्स लगा दिया, वो एक्शन हो गया, उधर से जो फोर्स आ गया वो रिएक्शन हो गया। ये एक्शन और रिएक्शन हमेशा मैग्नीट्यूड में बराबर होते हैं और डायरेक्शन में ये एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होती है। तो ये चीज मैं यहां पर इस फिगर से भी दिखाना चाहता हूं आपको। लेट मी सपोज ये दो बॉल्स है, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर गई, टकरा गई, कोलिजन कर गई एक दूसरे के साथ, जैसे आप देख रहे हैं ए और बी। अब ये जब दो बॉडीज आपस में इंटरेक्ट करती है तो डेफिनेटली ये इसका एनवायरमेंट है,
ये इसका एनवायरमेंट बनाता है। तो डेफिनेटली जब ए बॉडी लगाती है फोर्स बी पर, तो बी भी ए पर फोर्स लगाएगी। अगर अकेले ए बॉडी होगी यूनिवर्स में, तो डेफिनेटली इस पर कहीं से फोर्स नहीं आएगा, क्योंकि इस पर फोर्स आना है कहां से, एनवायरमेंट वाली बॉडी से। तो बी इसका एनवायरमेंट बनाती है। तो डेफिनेटली जब ए और बी आपस में इंटरेक्ट करेंगे, A will exert force on B. Similarly, B will exert force on A. Now, one force will be called action, and the second one will be called as reaction. Now, according to third law, this action and reaction force will be equal in magnitude and opposite in direction. Let me take an example. ये जो A और B बॉडी है, जब उन्होंने इंटरेक्ट एक दूसरे के साथ किया, FAB. Now, this is force on body A due to body B. Similarly, ये A बॉडी पर फोर्स आ गया B की वजह से इस डायरेक्शन में। अब जो बी बॉडी पर फोर्स आ गया ए की वजह से, वो मैं एफ बी ए लिखा। डेफिनेटली आप देख सकते हैं ये बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट में दिखा रहा हूं। और अगर आप इन वेक्टर्स का लाइन देखेंगे, ठीक है, लाइन ये जो होती है ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताती है, इसलिए मैंने इन लाइंस को ऑलमोस्ट इक्वल बनाने की कोशिश की है लेंथ में। जैसे इस बात का आपको ख्याल रखना है, क्योंकि एग्जामिनर जब देखेगा वो यही बात देखेगा कि अगर आपने इस एरो को ऐसे ही बड़ा बना दिया, जस्ट लाइक दैट, लेंथ में ज्यादा कर दिया, तो इसका मतलब है कि ये जो लाइन होती है वेक्टर की तो मैग्नीट्यूड दिखाती है। तो अगर आपने इसकी लाइन को बड़ा कर दिया तो इसका मतलब है आपको पता नहीं है कि मैग्नीट्यूड बराबर होता है किनका, एक्शन और रिएक्शन का। तो दैट इज वाई ये जो आप दो फोर्सेस दिखा रहे हैं ये मैग्नीट्यूड में इक्वल होनी चाहिए और डायरेक्शन में अपोजिट होनी चाहिए। तो डेफिनेटली न्यूटन का थर्ड लॉ अगर हम मैथमेटिकली यहां पर दिखाने की कोशिश करेंगे, एवर राइट, ये जो दो फोर्सेस यहां पर इन्वॉल्व हो गए, एफ ए बी, विच इज फोर्स ऑन बॉडी ए ड्यू टू बॉडी बी, and this one is force on body B due to body A. Now, according to Newton's third law of motion, these forces are equal, but only in magnitude. Magnitude में नहीं, अगर इस बॉडी पर 10 न्यूटन फोर्स आ गया B की वजह से, तो इस B पर भी 10 न्यूटन फोर्स आ जाएगा A की वजह से जब इंटरेक्ट करेंगे, जस्ट लाइक दैट। तो इसका मतलब है ये फोर्सेस आपस में बराबर होंगे, लेकिन सिर्फ मैग्नीट्यूड में। हाँ, चूंकि डायरेक्शन में ये अपोजिट है, इसलिए एक नेगेटिव साइन भी आप साथ में रख सकते हैं। तो ये न्यूटन के थर्ड लॉ को दिखाने का मैथमेटिकल तरीका है, जस्ट लाइक दैट। सो टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यही स्टेटमेंट हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हो सकता है ये भी आपने देखी होगी ये स्टेटमेंट, एक्शन एंड रिएक्शन। न्यूटन का थर्ड लॉ ऐसे भी हम स्टेट कर सकते हैं, एक्शन एंड रिएक्शन और एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, इक्वल इन मैग्नीट्यूड। ये जो एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस होते हैं ये मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं, अपोजिट इन डायरेक्शन, अपोजिट इन डायरेक्शन। इसमें मैं एडिशन करता हूं एक और चीज का, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक्शन एंड रिएक्शन और इक्वल इन मैग्नीट्यूड, जो आपने भी देखा ये मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं, अपोजिट इन डायरेक्शन, ये बात भी आपने देखी, एंड एक्ट। तो ये जो एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस होती है ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है यार जो मैं लिखने जा रहा हूं, ठीक है ना। एंड एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज, एंड एक्ट है, ये जो एक्शन और रिएक्शन है ये एक्ट करती है, एंड एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज, डिफरेंट बॉडीज। देखिए इसका क्या मतलब है, जो मैंने ये स्टेटमेंट लिखी है आपकी लास्ट पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट मैंने लिखी। ये देखिए, अगर यहां पर आपने मैकेनिक्स पढ़ा है, ये एक बॉडी है, ठीक, इस बॉडी पर दो फोर्सेस है। लेट मी सपोज यहां पर फोर्स है 10 न्यूटन। ये देखिए आप डायरेक्शन वगैरह देख रहे हैं एरो की वजह से। अपोजिट डायरेक्शन भी बिल्कुल एक फोर्स है, ये भी 10 न्यूटन है। व्हाट इज द नेट इफेक्ट ऑफ द फोर्स? Zero. Why? Because these are two forces. They are having equal magnitude. They are having opposite direction. And their line of action is same. That is very important. Line of action same होनी चाहिए, तभी net effect of forces का जीरो आ जाएगा, वरना तो ये कपल बनाएंगे जैसा अगर इनका line of action same नहीं होगा। ये देखिए forces magnitude में equal है, direction में opposite है, लेकिन line of action दोनों forces का same है। ये देखिए, ये अगर मैं एक लाइन डालूं ये, तो दोनों फोर्सेस इसी लाइन से एक्ट करते हैं, सेम लाइन ऑफ एक्शन, ठीक है ना। सो दैट इज दे कैंसल ईच अदर्स इफेक्ट, यानी नेट इफेक्ट फोर्स का जीरो आ जाता है। अगर आपको कोई बोलेगा अरे यहां जो न्यूटन के थर्ड लॉ में एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस आती है ना, ये देखिए आप यहां,
तो ये एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं, बिल्कुल इसी तरह जैसे मैंने दिखाई, यानी ये एफ ए बी और एफ बी ये बिल्कुल मैग्नीट्यूड में बराबर होती है। अगर ये 10 न्यूटन है वो भी 10 न्यूटन है, अगर ये 20 है वो भी 20 है, सो दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस, दे आर अपोजिट इन डायरेक्शन and their line of action is also same because these forces act along the line joining the centers of the two bodies. You take it like this, ये देखिए, so सभी चीजें मिलती हैं। ये जो एक्शन रिएक्शन फोर्स होते हैं मैग्नीट्यूड में भी बराबर होते हैं, हाँ, डायरेक्शन में भी अपोजिट होते हैं, लाइन ऑफ एक्शन भी सेम है, जस्ट लाइक दैट। तो क्या ये एक्शन और रिएक्शन फोर्स जो न्यूटन लॉ में आते हैं ना, थर्ड लॉ में, क्या ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगे? तो अगर हम इस स्टेटमेंट को देखेंगे तो कैंसिल करनी चाहिए, ठीक है ना, लेकिन मैं यहां पर बताता हूं कि एक्शन और रिएक्शन फोर्स एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल नहीं करते। तो रीजन क्या होगा? जस्ट लाइक दैट। तो रीजन बिल्कुल वाज़ेह है, वही चीज मैंने यहां लिखा है, क्योंकि यहां पर ये जो एक्शन और रिएक्शन फोर्स है ना, ये दो डिफरेंट बॉडीज पर एक्ट करते हैं। यहां पर ये जो दो फोर्स एक ही बॉडी पर एक्ट करते थे, which were equal in magnitude, opposite in direction, having same line of action. They nullify each other respectively because they act on the same body. Now, on the other hand, in case of Newton's third law of motion, there gets involved two forces which are equal in magnitude, which are opposite in direction, have same line of action, but they do not cancel each other's effect because they act on two different bodies. That is very important. You have to remember. ये चीज मैंने यहाँ लिखी इस स्टेटमेंट में कि न्यूटन का थर्ड लॉ ये बात बताता है कि एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन एंड एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इससे आपको उस चीज का पता चलेगा कि एक्शन और रिएक्शन एक दूसरे के इफेक्ट को क्यों नैलिफाई नहीं करते हैं, बिकॉज दे एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। इसके बाद मैंने आपको अभी जो थर्ड लॉ मैंने आपको पढ़ाया, मैंने पहले ही बता दिया कि ये हमें एक्चुअली फोर्स का नेचर बताता है न्यूटन, कि दुनिया में जो फोर्सेस आते हैं कैसे आते हैं। तो क्या पता चला आपको कैसे फोर्स आते हैं? सीधी बात है कि हम कभी बताते हैं कि अरे मेरे हाथ पर फोर्स आ गया, या मैंने किसी कॉर्ड पर फोर्स लगा दिया, या मैंने दीवार पर फोर्स लगा दिया। लेकिन एक अलग बात है इतना ही कहना। हम आधी स्टेटमेंट कहते हैं, मैं कहता हूं कि मैंने दीवार पर फोर्स लगा दिया, लेकिन आप कहते हैं, आप कहेंगे सर आपने दीवार पर फोर्स लगा दिया, दीवार ने भी आप पर फोर्स लगाया होगा, आप उसकी बात ही नहीं करते। तो इसलिए हम सिर्फ एक एस्पेक्ट ऑन लाइफ में डिस्कस करते हैं। हम कहते हैं कि हमने किसी चीज पर फोर्स लगा दिया, ये नहीं बताते अरे उस चीज ने भी लगाया होगा उतना ही फोर्स है। तो इसलिए एक्चुअली हम इस एक्शन और रिएक्शन का एक ही एस्पेक्ट ऑन लाइफ में डिस्कस करते हैं, लेकिन हकीकत की बात करेंगे कि सिंगल फोर्स दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं होता। जब भी फोर्सेस एग्जिस्ट होती है ये तो पेयर्स में होती है, जोड़ियों में फोर्स आते हैं, क्योंकि जब भी आपने एक्शन किया किसी ऑब्जेक्ट पर वहां से रिएक्शन फोर्स आया होगा। तो इसलिए सिंगल फोर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा दुनिया में। जब भी फोर्सेस दुनिया में एग्जिस्ट करेंगे तो पेयर्स में करेंगे। आपने दीवार पर फोर्स लगाया, आपने यही बात बताया मैंने दीवार पर फोर्स लगा दी, फिर डेफिनेटली दीवार ने भी आप पर फोर्स लगाया होगा, जो कि न्यूटन का थर्ड लॉ बोलता है। तो इसलिए फोर्सेस डू नॉट एक्ट सिंगली, दे एक्ट इन पेयर्स। तो ये नेचर दर्शाता है किसका? शाबाश, न्यूटन का थर्ड लॉ। यही से पता चलता है कि फोर्स जो दुनिया में आते हैं इनका नेचर क्या है। तो इनका नेचर न्यूटन का थर्ड लॉ यही बात बताता है कि फोर्सेस डू नॉट एक्ट सिंगली, दे एक्ट इन पेयर्स। तो ये न्यूटन के थर्ड लॉ का नतीजा है कि फोर्सेस डू नॉट एक्ट सिंगली। अकेला फोर्स आप कहीं नहीं पाओगे। ये तो बात होती है कि मैंने फोर्स लगा दिया, लेकिन न्यूटन का थर्ड लॉ आपने पढ़ा, जहां पर भी आपने किसी बॉडी पर फोर्स लगा दिया तो उसने रिएक्शन फोर्स डेफिनेटली लगाया होगा। इसलिए फोर्स सिंगली एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, फोर्स जब भी एग्जिस्ट करेगा तो पेयर्स में करेगा। सो फोर्सेस डू नॉट एक्ट सिंगली, दे एक्ट इन पेयर्स, दे एक्ट इन पेयर्स। जोड़ियों में एक्ट करते हैं, जस्ट लाइक दैट। इस तरह आपने देखा कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो है वो हमें फोर्स को डिफाइन करने में मदद करता है, सेकेंड लॉ फोर्स को मेजर करने में मदद करता है, और थर्ड लॉ जो है ये फोर्स का नेचर एक्चुअली हमें बताता है। ठीक है, चलो इस बात को हम आगे ले जाएंगे कि न्यूटन का थर्ड लॉ जो है कि रियल लाइफ में कुछ सिचुएशन हम डील करेंगे जहां से हमें न्यूटन का, ठीक है ना, थर्ड लॉ जो है वो नजर आएगा। बहुत सारी सिचुएशंस है रियल लाइफ में जहां से हम इस चीज को देख सकते हैं। पहली बात कि जब भी कोई चीज, ये मान लेते हैं कि ये कोई सरफेस है, हॉरिजॉन्टल सरफेस, चलो अर्थ मानते हैं किसी जगह, ठीक, इस पर कोई बॉडी आप लगाते हैं along दिस, दैट मीन्स चलो बोलते हैं कि ये यहाँ
वुड का एक टुकड़ा है, ठीक है, ब्लॉक ऑफ वुड हैविंग मास m, तो डेफिनेटली ये ब्लॉक ऑफ वुड जो है ये अर्थ पर लगाता है फोर्स इक्वल टू इट्स वेट, दैट इज mg। तो हम सिर्फ बताते हैं कि इस ब्लॉक ऑफ वुड ने अर्थ पर फोर्स लगा दिया। अब आपने जी के न्यूटन का थर्ड लॉ पढ़ा है, अगर ब्लॉक ऑफ वुड ने अर्थ पर नीचे की जाने फोर्स लगाया mg, अब अर्थ भी ऊपर की जाने फोर्स लगाए, एक्शन रिएक्शन फोर्स। तो अर्थ का जो फोर्स आता है वापस है, जब एक ब्लॉक अर्थ पर लगाता है mg फोर्स नीचे की जाने, अब अर्थ ऊपर की जाने फोर्स लगाएगी डायरेक्शन में अपोजिट, तो वो फोर्स जो है उसको हम बोलते हैं जो अर्थ लगाती है ऑब्जेक्ट्स पर फोर्स, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट जब अर्थ पर होता है तो ये ऑब्जेक्ट अर्थ पर फोर्स लगाता है इक्वल टू इट्स वेट नीचे की जाए। अब डेफिनेटली अर्थ ऊपर की जाने फोर्स लगाएगी, ठीक है ना, बिल्कुल इसके अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन मैग्नीट्यूड में बिल्कुल वो mg होगा, लेकिन डायरेक्शन उस रिएक्शन फोर्स का अपोजिट होगा। तो उस रिएक्शन फोर्स को हम एक्चुअली आम हालात में नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं। तो नॉर्मल रिएक्शन सिंपली हम बोलते हैं कि जब कोई भी बॉडी अर्थ की सरफेस पर होती है तो हर कोई बॉडी अर्थ पर फोर्स लगाती है, अब जो रिएक्शन फोर्स अर्थ का आता है वहां से, ठीक है ना, उसको हम जनरली नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं। सो ये जो नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पर आ गई, ये आ गई बिकॉज ऑफ mg, ठीक है ना। तो ये r और mg जो है ये मैग्नीट्यूड में बिल्कुल बराबर होंगे और डायरेक्शन में एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होंगे, जैसे आप देखते हैं। तो आप ऐसे लिख सकते हैं r इक्वल्स माइनस टाइम्स mg। तो ये एक एग्जाम्पल है न्यूटन के थर्ड लॉ की। दूसरा एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे, हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि एक एप्पल ट्री है, वहां एक एप्पल लटका हुआ है, यहाँ पर आपकी अर्थ है, जस्ट लाइक दैट, ठीक है ना। तो सीधी बात है कि ये अर्थ जो है ये एप्पल को अपनी जानिब खींचता है, ठीक है ना, अपनी जानिब खींचती है बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। सपोज करते हैं अर्थ एप्पल को लगाती है नीचे की जानिब 100 न्यूटन फोर्स, अर्थ एप्पल को नीचे की जानिब 100 न्यूटन फोर्स लगाती है, तो एप्पल भी अर्थ को ऊपर की जानिब 100 न्यूटन लगाता है, जस्ट लाइक दैट। तो ये चीज आपको देखनी पड़ेगी। तो जितना फोर्स अर्थ लगाता है एप्पल पर नीचे की जानिब, उतना एप्पल भी लगाता है अर्थ पर ऊपर की जानिब। फिर आप ये भी बोल सकते हैं सर फिर जो एप्पल जब छूट जाता है तो एप्पल और अर्थ अगर एक दूसरे पर सेम फोर्स लगाते हैं, फिर एप्पल ही क्यों नीचे आता है अर्थ पर, अर्थ क्यों नहीं जाती है एप्पल की जानिब, ठीक है ना। ये बेसिकली मास का डिफरेंस है। आपने जैसे देखा कि अर्थ का मास एक्सट्रीमली ज्यादा है तो इसमें एक्सेलरेशन कम हो जाएगी जो आपको दिखेगी नहीं। तो अर्थ के मास के मुकाबले में चूंकि एप्पल का मास एक्सट्रीमली कम है तो इसमें एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा है अर्थ के मुकाबले, वो एक्सेलरेशन आपको दिखती है, जस्ट लाइक दैट। छोड़ दीजिए वो सेकेंडरी क्वेश्चन है, लेकिन एक बात आपने देखी कि न्यूटन का थर्ड लॉ यहाँ भी दिखा सकते हैं अपने आप। तीसरी एग्जाम्पल न्यूटन के थर्ड लॉ की बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, जब हम चलते हैं, क्योंकि आपको पता है जब हम चलते हैं तो हमें अगेंस्ट फ्रिक्शन काम करना पड़ता है, यानी फ्रिक्शन फोर्स के खिलाफ फोर्स लगाना पड़ता है। तो डेफिनेटली कोई बॉडी है रेस्ट में तो ये मोशन में नहीं आएगी जब तक इस पर फोर्स नहीं आएगा। डेफिनेटली आपने न्यूटन के फर्स्ट लॉ में पढ़ा है कि फोर्स मस्ट है मोशन पैदा करने के लिए ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, क्योंकि अगेंस्ट फ्रिक्शन फोर्स हमें काम करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, मैं यहाँ बैठा हूं, मैं रेस्ट में हूं, पीछे से कोई आदमी का वो मुझे फोर्स लगाएगा, अगर वो मुझे फोर्स लगाएगा वो आदमी, मैं मोशन में आ जाऊंगा, तो आपके लिए कोई हैरानी नहीं होगी क्योंकि आदमी ने फोर्स लगाया, मैं मोशन में आ गया। अच्छा बहरहाल कोई आदमी नहीं आया, मैं रेस्ट में हूं, मैं चलना शुरू हो गया, जस्ट लाइक दैट। तो आप कहिए सर आपने किसी ने फोर्स नहीं लगा दिया तो आप कैसे चलना शुरू हो गए, जस्ट लाइक दैट। ये फोर्स कहां से आ गया जो आपको चलने में मदद करता है, जस्ट लाइक दैट। कहां से आ गया फोर्स, किसी ने मुझे धक्का नहीं दिया, किसी ने मुझे पुल नहीं किया, किसी ने मुझे पुश नहीं किया, फिर ये फोर्स आता कहां से है। तो यहां से भी न्यूटन के थर्ड लॉ का पता चलता है, जस्ट लाइक दैट। बेसिकली क्या होता है जब हम चलते हैं तो चलते चलते जो हमारा पोज रहता है, ठीक है ना, चलने का, वो ऐसे होता है, जस्ट लाइक दैट। तो ये जो टांग होती है ना, ये वाली टांग, ये स्लांटिंगली अर्थ को बैकवर्ड्स पुश करती है, ठीक है ना। ये देखिए आप, तो जनरली हम ऐसे ऐसे नहीं चलते, ऐसे ऐसे नहीं चलते, चल भी सकेंगे, ज्यादा तेज नहीं चल सकेंगे। बहरहाल जब भी हम चलते हैं तो हमारा एक्शन ऐसे रहता है, जस्ट लाइक दैट। तो हमारी टांग जो है वो स्लांटिंगली, यहाँ तो हमारी टांग जब हम इरेक्ट होते हैं, चलना तो हमें इस डायरेक्शन में है, लेट मी सपोज एक्स डायरेक्शन में, ये हमारी वर्टिकल डायरेक्शन होगी। तो मेरी टांग जो है आम हालात में जब मैं खड़ा हूं तो मेरी ये टांग जो है ये y एक्सिस के साथ 0 डिग्री एंगल बनाती है। लेकिन जब मैं चलता हूं, y एक्सिस तो अपनी जगह है, वर्टिकल एक्सिस, लेकिन जब मैं चलता हूं मेरी टांग ऐसी आ जाती है तो ये y एक्सिस के साथ कुछ एंगल बनाती है, ये देखिए। तो इसका मतलब है मैं स्लांटिंगली पुश करता हूं ग्राउंड को पीछे की जाने। जब मैं ग्राउंड को अपने पैर से पुश करता हूं तो ग्राउंड से वहां रिएक्शन फोर्स आएगा, ठीक है ना। तो डेफिनेटली वो रिएक्शन फोर्स जहां से मेरा फोर्स गया टांग से, रिएक्शन फोर्स अर्थ का भी वहीं से आएगा, उसी डायरेक्शन से आएगा, अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन उसी लाइन से आएगा। तो मैं ये चीज आपको यहां दिखाने की कोशिश करूंगा। ये देखिए, ये हमारी वर्टिकल एक्सिस है, ये हमारी हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ये देखिए। तो
आदमी का चलना जो है ये आप न्यूटन के थर्ड लॉ से एक्सप्लेन कर सकते हैं। यही चीज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। तो मुझे तो चलना इस डायरेक्शन में और मुझे फोर्स चाहिए इस डायरेक्शन, ठीक। तो यहां पर क्या होता है कि ये मेरी टांग है स्लांटिंगली, चूंकि मेरी टांग इरेक्ट नहीं होती है जब मैं चलता हूं, ये देखिए स्लांटिंग हो जाती है ऐसे, तो ये वाई एक्सिस के साथ कुछ एंगल बनाती है, ऐसे स्लांटिंगली पुश करती है ग्राउंड को। तो मेरी टांग यहां से पुश करती है ग्राउंड को, ये देखिए, बाय मेकिंग सर्टेन एंगल। यहां पर आप देखिए सर्टेन एंगल विद वाई एक्सिस, तो डेफिनेटली एक्स एक्सिस के साथ भी कुछ एंगल बनाती है, ये देखिए, ठीक है ना। तो यहां पर अगर आप देखेंगे मेरी टांग जो है यहां से फोर्स लगाती है अर्थ पर, तो अर्थ का जो रिएक्शन फोर्स आएगा ना इसी लाइन से आएगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। तो रिएक्शन फोर्स जो है जिसको हम आर बोलते हैं वो यहां से आता है, ये देखिए। तो आप जनरेट करते हैं फोर्स जो आपको मदद करता है बेसिकली चलने में। आप बेसिकली बैकवर्ड्स पुश करते हैं व्हाइल वॉकिंग, अपने पैर से पुश करते हैं ग्राउंड को, यानी फोर्स लगाते हैं ग्राउंड पर। तो ग्राउंड से जो रिएक्शन फोर्स आता है वो बिल्कुल उसी लाइन से आता है जिस लाइन से यहां से फोर्स गया, यानी आपका फोर्स टांग से गया, रिएक्शन फोर्स भी टांग से ही आएगा लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगी डेफिनेटली। तो ये रिएक्शन फोर्स आ गया अर्थ का, यानी आपके पास अब फोर्स अवेलेबल है लेकिन चलना तो आपको इस डायरेक्शन में, फोर्स तो इस डायरेक्शन में आ गया, आपको यहां थोड़ी ही चलना है। तो इसका मतलब है ये जो रिएक्शन फोर्स अर्थ से आपको मिला बाय पुशिंग द ग्राउंड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, ये रिएक्शन फोर्स रिजॉल्व होता है इनटू टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। आप जानते हैं, आपने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स पढ़े हैं वेक्टर्स में, तो आर के कंपोनेंट निकलेंगे आर कॉस थीटा, आर साइन थीटा, और जहां से थीटा आता है वहां से निकलता है कॉस कंपोनेंट आर कॉस थीटा, और सीधी बात है यहां से निकलता है आर साइन थीटा, ये देखिए। तो डेफिनेटली ये आर कॉस थीटा क्या है, अरे कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन है। नॉर्मल रिएक्शन क्या है, फोर्स है। तो ये फोर्स का कंपोनेंट है जो उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में आपको चलना है, और ये कंपोनेंट जो नॉर्मल रिएक्शन का आर कॉस थीटा ये आपको चलने में मदद करते हैं। जो आप देखते हैं, आप तो पहले थोड़ा बहुत हका बका हो गए थे कि सर आपका फोर्स कहां से आ गया, क्योंकि फोर्स के बगैर आप चल नहीं सकते हैं, आपको कोई धक्का नहीं देता, आपको कोई पुल नहीं करता है। तो जब आप चलना शुरू होती है तो आपको फोर्स कहां से मिलता है, ये न्यूटन का थर्ड लॉ बताता है कि बेसिकली जब आप चलते हैं तो आप अपने टांग से ग्राउंड को पुश करते हैं, तो रिएक्ट फोर्स लगाते हैं ग्राउंड पर। जब आप यहां से ग्राउंड पर फोर्स लगाते हैं तो वहां से आता है रिएक्शन फोर्स। तो रिएक्शन फोर्स जो है वो रिजॉल्व होता है टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आर कॉस थीटा, आर साइन थीटा, और आर कॉस थीटा कंपोनेंट है इस नॉर्मल रिएक्शन का जो उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में आपको चलना है। मींस आर कॉस थीटा हेल्प्स यू टू दैट मींस वॉक ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ये आपको चलने में मदद करता है, फोर्स प्रोवाइड करता है चलने के लिए। और ये वाला कंपोनेंट जो यहां पर है, ठीक है ना, ये आपको मदद करता है वेट को बैलेंस करने में। अरे सीधी बात है, जब आप चलते हैं तो आप गिरते क्यों नहीं है। ये जो पेन है अगर मैं इसको ऐसे रखूं ये नीचे गिरेगा क्योंकि इसको औरत नीचे की जाने पुल करती है। तो जब मैं चलता हूं दो टांगों पर, है ना, मैं नीचे क्यों नहीं गिरता हूं, क्योंकि अर्थ मुझे नीचे की जानिब खींचती है विद सर्टेन फोर्स से 20 न्यूटन। अब मैं नीचे क्यों नहीं गिरता हूं, अगर अर्थ मुझे नीचे की जानिब 20 न्यूटन फोर्स है, इसका मतलब है ऊपर की जानिब भी मुझे कोई खींचता है 20 न्यूटन, जो मुझे गिरने नहीं देता है। एंड दैट इज दिस कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है ना, जो कि ऊपर की जानिब एक्ट करता है, ये आपके वेट को बैलेंस करता है और आपको गिरने नहीं देता है। तो सीधी बात है, न्यूटन का थर्ड लॉ वॉकिंग ऑफ मैन भी एक्सप्लेन करता है कि ये वाला कंपोनेंट नॉर्मल रिएक्शन का आपको चलने में मदद करता है, और ये वाला कंपोनेंट जो है ये आपको मदद करता है टू मेंटेन द बैलेंस इन योर बॉडी, टू बैलेंस द वेट, जिससे आप गिरने से बच जाते हैं। इसके बाद न्यूटन के थर्ड लॉ की एक और एग्जांपल, स्विमिंग वाली एग्जांपल आप ले सकते हैं कि जब लोग स्विम करते हैं तो कैसे पानी में चल सकते हैं आगे, उनको कौन फोर्स प्रोवाइड करता है, उनको कोई खींचता तो नहीं है ना, या कोई धक्का तो नहीं देता है ना, तो वो कैसे पानी की फ्रिक्शन को ओवरकम करते हैं, जस्ट लाइक दैट। तो बेसिकली जब वो चलते हैं तो अपने हाथों से, अपने पैरों से वो पानी को पीछे की जानिब धक्का देते हैं। तो जब वो पानी को पीछे की जानिब धक्का देते हैं तो पानी उनको आगे की जानिब धक्का देता है। वेरी सिंपल। So that is how swimming can be explained on the basis of Newton's third law of motion, ठीक है। एक और एग्जांपल आप ले सकते हैं कि बोट जब हम चलाते हैं ओर्स से, वो जो बिलचा जैसा होता है ना उसको ओर बोलते हैं, ओर्स, ठीक है ना। तो ओर्स से ये जो नाव होती है, ये जो किश्ती होती है, ये जो बोट होती है, कैसे चलती है, तो बेसिकली वो जो उस चलाने वाले के हाथ में जो ओर होता है ना, वो क्या करता है, तो ओर से पीछे की जानिब धक्का देता है पानी को। जब पीछे की जानिब पानी को धक्का देता है तो पानी बोट को आगे की जानिब धक्का देता है। तो इस तरह
आप बोट चल सकती है। तो ये भी न्यूटन के थर्ड लॉ का नतीजा है, ठीक है। तो इस तरह न्यूटन का थर्ड लॉ आपने देखा, बड़ा इंपॉर्टेंट लॉ है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताता है, फोर्स का नेचर बताता है। फोर्स का नेचर हकीकत में क्या होता है कि सिंगल फोर्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं, बल्कि फोर्स जब भी एग्जिस्ट करती है तो पेयर्स में करते हैं। तो इसका नतीजा ये होता है कि जब भी आप कोई एक्शन करते हैं, देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एक्शन और रिएक्शन एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज, दैट इज व्हाई दे डू नॉट कैंसिल ईच अदर्स इफेक्ट। तो फिर कुछ एग्जांपल्स हमने ले ली रियल लाइफ से, जहां से आपको पता चलता है कि न्यूटन का थर्ड लॉ उन सिचुएशंस को कैसे एक्सप्लेन करता है।